ये मैंने एक और असाइनमेंट बनाई थी जो मैंने उसी चैप्टर से है, लेकिन मैंने आपसे फिलहाल ये शेयर नहीं की। लेकिन इसमें ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस है, आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी बच्चों, आ रही है? मैम अभी शेयर हो रही है, नजर नहीं आ रही। हाँ भैया। हाँ, तो बाकी बच्चे भी देख रहे हैं। हारी साहब ने पूछा, आप देखें कि दे फॉर एग्जांपल अगर ये एक असाइनमेंट है, देयर आर अबाउट 15 मिस्टेक्स अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थ्योरी इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, फाइंड ऑल एंड हाइलाइट्स लाइक दिस, जस्ट योर करेक्शन इन ब्रैकेट नेक्स्ट टू इट, सॉल्व ऑन द सेम शीट। ये इसमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स थे और ये मैंने पहले बनाई थी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल दी हुई है कि द की मैक्रो इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन द ओपन एंड क्लोज इकोनॉमीज इज दैट इन अ क्लोज इकोनॉमी अ कंट्री स्पेंडिंग इन एनी गिवन ईयर नीड नॉट इक्वल इट्स आउटपुट ऑफ गुड्स। ये आप देखें, यहाँ पे मैंने क्लोज इकोनॉमी लिखा है। हालांकि ये बात अगर आपको अगर 6 चैप्टर का शुरू याद हो तो क्लोज नहीं, ये ओपन इकोनॉमी की ये एक क्वालिटी है कि आप उसमें आपकी स्पेंडिंग को आपकी आउटपुट के इक्वल होना जरूरी नहीं है। याद होगा आपको। तो जी मैम जी। हाँ, तो ये सेंटेंस मैंने यूँ दिया हुआ, अब इसको आपने करेक्ट करना है। एक तरीका ये है कि आप इसको यूँ करेंगे, इन अबव सेंटेंस ये मैंने एग्जांपल दिए, क्लोज इज मेकिंग सेंटेंस रॉन्ग एंड ओपन इज करेक्शन। सो यू विल डू, आप क्या करेंगे, द की मैक्रो इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी इज दैट इन अ क्लोज के आप हाईलाइट करेंगे कि ये मिस्टेक है, ब्रैकेट में आपने लिखा है ओपन के जो बच्चे, तो आपने जब ये मिस्टेक फाइंड कर ली, इसको आपने ये हाईलाइट कर दिया, आगे आपने ब्रैकेट में लिखा है कि ओपन, ये आपकी इसकी करेक्शन है। इकोनॉमी, अ कंट्री स्पेंडिंग इन एनी गिवन ईयर नीड नॉट इक्वल, अब अगर इसमें क्लोज की जगह आप ओपन लगा दें, फिक्रा करेक्ट हो जाता है। अगेन यहाँ पे एक नोट है कि अ सेंटेंस मे बी करेक्टेड इन मेनी वेज, सो डोंट ट्राई टू कॉपी फ्रॉम ईच अदर। ये मतलब फॉर एग्जांपल उसी सेंटेंस को हम ऐसे भी क्लोज कर करेक्ट कर सकते हैं। द की मैक्रो इकोनॉमिक डिफरेंस between open and closed economies is that in a closed economy a country's spending in any given year, हमने मैंने ऊपर पहले गलत फिक्र है कि नीड नॉट टू इक्वल इट्स आउटपुट, लेकिन ज़रा इकोनॉमी क्लोज है तो इट मस्ट बी इक्वल टू इट्स आउटपुट ऑफ द गुड्स। तो इसको अगर मैं यहाँ पे नीड नॉट की जगह मस्ट कर देती हूँ, और आप कर देती हूँ कि शुड बी इक्वल, तो भी ये फिक्र आप देख रहे हैं कि करेक्ट हो गया है, आप अगर यहाँ से क्लोज को ना भी चेंज करें। ठीक, मतलब इसका ये है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप एक फिक्रे को कई तरीकों से करेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों पे, अब कुछ बच्चे लेट आए होंगे, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि आपने, ये मैंने उसमें सिर्फ 3 4 5 कितने हैं वो उसमें मैंने दिए हुए हैं, एमसीक्यूज मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें ज़रा थोड़े से दिए हुए हैं, लेकिन इस तरह के ज़रा ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कोई भी आप जब करेक्ट करें तो आप उसको खुद से करें और उसको अंडरस्टैंड करके करें कि उसमें गलती क्या है। Next, we were doing consumption function. We started from the simple Keynesian consumption function and the difference in the short run and the long run consumption function. In the हमने कहाँ से start किया कि consumption is a function of income and consumption increases with the income but not as much as increase in the income. MPC is less than 1 and APC is almost constant over time, and we proved it with the help of cross-sectional data. But with the passage of time we saw that, फाखर अली आप कुछ कहना चाहते हैं? वैसे ही आप, मैम गलती से हो गया। then we saw that in the long run with the time series data it did not prove correct. So, and we studied its extension. First was the Keynesian consumption function, which was the psychological law of the consumption. Then we studied the absolute income theory, that other things remaining the equal, a rise in absolute income will lead to decrease in fraction of that income devoted to the consumption. Then using these charts, graphs, and making a differentiation between the short run and the long run, we come to know that APC is not, MPC is decreasing over time, and it also proved the Keynesian consumption function. We saw that regression was run on the time series data, long time series data.
Then we saw that if an economy, if a family's income doubles from 2000 to 4000, it will move from point D to E, or from at point D its APC is equal to 1.2, and at point E we saw that its APC is equal to 1. And if income of a family doubles from 4 to 8000, it move from E to J. At E its APC is equal to 1, at J it's 0.8, and so on. That with the increase in income, consumption does not increase that much, it decreases over time. So we calculated it here. ये था cross sectional data. Then with the time series data, it was found that there were some years in which APC rose with the rise in the income instead of decreasing, and there were some years in which the MPC showed greater variations, and that there were also found some years in which MPC was negative or greater than 1, while for the Keynesian consumption function it should be less positive but less than 1. But when the regression was run on that data, it also proved the Keynesian result that C is equal to 8.3, 8.3 is equal to C naught, mean autonomous consumption, and MPC is equal to 0.89, which is again less than 1. So it gave the concept of cyclical consumption function. What is a cyclical consumption function? That in recession, income decreases, but consumption does not increases that much, and in recovery, consumption increases rapidly. There was contribution of the Simon Kuznets. He reconciled the short run and the long run consumption function, that in the long run, short run consumption function shifts upward, and in the long run APC is equal to constant, but in the short run APC is not constant. With the increase in income, consumption does not increases that much, but in the long run, with the permanent increase in the income, consumption function upward from 1 SRCF, 1 is short run consumption function, to 2 to 3. After the Kuznets, there were many other economists who tried to prove some problems which were here. For example, cross-sectional data budget studies confirm that as income increased, consumption also increased, but in the same way. Thus, MPC is less than APC. But short-run data over a trade cycle also confirms that MPC is equal to APC. But in the long-run data, it showed the tendency that C over Y to change over the long run. Accordingly, in long run, as income increased, consumption also increased in the same proportion. These are all findings of the absolute income hypothesis or extension of Keynesian income hypothesis. Now, after that, there were many other economists. For example, Rosenberry is next to Omniparna. He presented relative income theory. On the ground of doubts raised by the Simon Kuznets findings, different economists engaged in finding the relationship between buy and sell. In this connection, in 1949, he presented relative income theory. The starting point of the theory is this, that the consumption and saving do not depend upon the level of current income. करंट की बजाय यहाँ पे एब्सोल्यूट इनकम होना चाहिए, कि क्योंकि पिछला एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है which assume that the consumption is a function of absolute level of income of a person, कि regardless उसके relatives की, neighbors की, उसकी income क्या है, उसकी locality क्या है, किसी भी चीज़ को कंसिडर किए बगैर कोई भी शख्स जो है उसकी जो absolute level of income है, it will explain his consumption. But according to relative income theory, consumption depends on the relative position of the individual in the income scale. इसका मतलब क्या है कि एक बंदे की जो कंजम्पशन है वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि उसका एब्सोल्यूट इनकम लेवल क्या है. He also observed and he is affected by his relative position in his locality, in his family's relative and distribution of income. फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों की सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, जो एक सेम इलाके में रहते हैं, उनका कंजम्पशन लेवल सेम होगा, और जो लोग जो उनसे मतलब हायर लोकेलिटी में रहते होंगे उनका आपस में सेम होगा. लेकिन अगर एक पर्सन है विद द सेम इनकम लेवल, अगर वो किसी लोअर एरिया में रहता हो और वहाँ पे उसका जो भी कंजम्पशन लेवल है वहाँ से वो किसी ज़्यादा अच्छे लोकेलिटी पोश एरिया में अगर घर ले लेता है, तो वो आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसका इनकम लेवल बेशक सेम ही है, बट हिज कंजम्पशन इज इंक्रीज. क्यों? क्या वो जिस लोकेलिटी में रहता है उनके साथ रहने के लिए अपने लिविंग स्टैंडर्ड को वो इम्प्रूव करेगा. सर कुछ वो इम्प्रूव करेगा, कुछ इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, कुछ ज़ाहिर है
कि जो पोस्ट सोसाइटीज़ होती हैं उनमें इस तरह के बहुत से ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो पहले आपके माइंड में या उन दूसरी लोकेलिटीज़ में जहाँ एक बंदा रह रहा है नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, a person consumption depends upon the locality where he resides. If he lives in a locality where other persons are not well off, his consumption will not be very high. If a person lives in a posh locality where he will have to maintain his life standard, his consumption will be high. A consumer has to compete with the neighbors, relatives, and the people of his scale. Accordingly, his consumption will be higher. हमारा common observation है, आपको पता है कि लोग अपनी फैमिली के साथ, नेबर्स के साथ खुद को माइंड में कंपेयर करते हैं या अपना लिविंग स्टैंडर्ड कम से कम उसके बराबर का रखना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव लेवल ऑफ इनकम ऑफ अ पर्सन। आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के लोगों की निस्बत अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, रिलेटिवली ज़्यादा है, तो आपकी कंजम्पशन रिलेटिवली कम होगी। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ लोगों की इनकम आपसे ज़्यादा और आपकी कम है, तो आपकी एमपीसी और एपीसी जो उनकी है वो ज़्यादा होगी। मोहम्मद अवैस असद, डू यू वांट टू से समथिंग? So consumption is not sensitive to the current income, rather it depends upon relative income position of an individual. If in the same income group, income rises or falls, consumption remains constant. Consumption changes only if the relative position of a person changes. यहाँ पे एग्जाम्पल है कि अगर सारे लोगों की इनकम जो सी है 50% इंक्रीज हो, 50% इंक्रीज होने का मतलब है कि जिसकी $500 है उसकी $750 हो जाए, जिसकी 1500 है उसकी $2250 हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव इनकम थ्योरी उनकी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इनकम तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन रिलेटिवली उनकी पोजीशन अपनी लोकेलिटी में सेम है, सो देयर विल बी they will continue to consume the same fraction of their absolute income that it did before. क्योंकि relative position में कोई फर्क नहीं आया, सो उनकी एपीसी में कोई फर्क नहीं आएगा। Accordingly, against Keynesian philosophy, APC remain constant along with the increase in the income. इनके हिसाब से जैसा कि पिछले में हमने डायग्राम में देखा कि जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस या केंद्रीय साइकोलॉजिकल लॉ प्रेजेंट करता है, अकॉर्डिंग टू दैट कि एबीसी कांस्टेंट नहीं है, इट विल डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग इनकम इन द शॉर्ट रन एट लीस्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, एबीसी रिमेन कांस्टेंट इफ द रिलेटिव पोजीशन हैज नॉट चेंज। अब डायग्राम नेक्स्ट पेज पे जिसकी एक्सप्लेनेशन हम इधर डायग्राम में देख सकते हैं। यस, तो ये डायग्राम है जिसमें एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दोनों को एक्सप्लेन किया हुआ। अकॉर्डिंग टू, पहले हम देख लेते हैं रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कि अगर आपकी रिलेटिव पोजीशन को फर्क नहीं पड़ा, वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया, इनकम इन थाउजेंड, एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे इनकम इन थाउजेंड एंड वाई एक्सिस पे कंजम्पशन इन थाउजेंड। एपीसी की जो लाइंस हैं, these are drawn from the origin। ये जो 45 डिग्री लाइन है, it at this point APC is equal to 1। all points on this line present that consumption is equal to income। जितनी भी लाइन इससे लेस स्लोप के साथ ड्रॉन हुई है, 0.9, 0.8, 0.7 एंड 0.6 एपीसी को ये प्रेजेंट करती है। और ये एक लाइन जो फुल ड्रा नहीं हुई, इट रिप्रेजेंट 1.2 एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। Now a family with the income level of 2000 is at the point D. If its income doubles, but आप एक फैमिली की बात नहीं, जितनी भी फैमिलीज है अज्यूम कि उनकी इनकम डबल होकर 2000 से 4000 हो जाती है, तो अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी देयर एपीसी विल डिक्रीज, के इनकम इंक्रीज हुई है लेकिन कंजम्पशन उतनी इंक्रीज नहीं होगी और दिस फैमिली शुड मूव फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट ई। डी पे इनकी एपीसी 1.2 थी और इसके पॉइंट ई पे इनकी एपीसी जो सी है वो 1 होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, अगर सब फैमिलीज की इनकम डबल हो गई है तो दिस फैमिली विल नॉट मूव फ्रॉम पॉइंट डी टू ई बट इट विल मूव फ्रॉम पॉइंट डी टू एफ। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस,
it will move from D to F, and according to absolute income theory it will move from D to E. अगर इन दो थ्योरीज को, कंजम्पशन थ्योरीज को आपने कंपेयर करना हो तो यू विल ड्रा ओनली दिस डायग्राम. लेकिन आप जरा इंट्रोडक्शन इसका भी देंगे, एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी का भी और रिलेटिव का भी, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए डायग्राम काफी है फॉर द कंपैरिजन पर्पस. अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर जिस फैमिली की इनकम लेवल 4000 है वो 8000 हो जाए तो अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस इस फैमिली का यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बल्कि हाँ, ये फैमिली इनकम लेवल अगर ई पे है तो ये शुड मूव टू द जे. एट ई इट्स APC is equal to 1, at G it is decreased to 0.9. लेकिन according to relative income hypothesis it will move from E to K. E to K mean आपने उसी एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम की लाइन पे स्ट्रेट ड्रॉ करना है. तो इसका मतलब है कि अगर एट ई उसकी APC 1 थी तो K पे भी उसकी APC 1 रहेगी. अगेन आप क्या कहेंगे कि उसकी relative position is not improved, so they are spending the same proportion of their consumption to the income. And once again, if a family is at point G with 6000 income and its income double to the 12,000, according to absolute income theory it will move from this point J to L. ये J to L जो सा ये मेरे हिसाब से तो गलत लिखा हुआ, क्योंकि 8 से यहाँ पे 16,000 होना चाहिए था. ये G to L यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए था, पॉइंट G to L ये इस जगह पे, यहाँ पे ये जो J लिखा है यहाँ पे G होना चाहिए था. एंड according to relative income theory it will move from point G to point M. इसकी APC 0.9 थी तो 0.9 ही रहेगी अगर ये इस पॉइंट पे हो, जबकि अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी देयर APC विल डिक्रीज. अब अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास ये लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है जिनमें APC इज डिक्रीजिंग ओवर टाइम. और अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है तो हमारे पास ये कंजम्पशन फंक्शन आता है C डैश से इसको प्रेजेंट किया हुआ. सो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव इनकम थ्योरी इफ income increases but family is not better off in relative terms, its APC will not change. But according to absolute income theory, if income increases, a person will move at higher income level regardless कि उसकी relative position better हुई है या नहीं, he will spend less proportion of income. अब इस एक्सप्लेनेशन को कि ये कैसे होता है, देर मतलब इसमें सिर्फ एक नहीं, इसमें दो पॉइंट है. एक तो हमने शॉर्ट रन की बात की कि आपकी रिलेटिव पोजीशन क्या है. अब लॉन्ग रन में जो रिलेशनशिप कंजम्पशन और इनकम का है उसको डोजनबरी ने किस तरह से एक्सप्लेन किया कि वो तो था क्रॉस सेक्शनल डेटा जो अभी हमने इस डायग्राम में किया, लेकिन बट इन द लॉन्ग रन अगर कंजम्पशन डिक्रीज हो तो लोगों की इनकम उतनी ही डिक्रीज होती है या नहीं, और अगर इंक्रीज हो तो उसका क्या रिलेशनशिप है. तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कि एक तो रिलेटिव पोजीशन आपकी ये है कि आपकी दूसरे फैमिलीज नेबर्स के साथ आपकी इनकम लेवल क्या है. एक और रिलेटिव पोजीशन है वो ये है कि आपकी अपना इनकम लेवल लाइफ में पहले क्या था. अगर आप पहले आपके पास लाइफ में जो भी इनकम रही है वो कम रही है और अब आपकी इनकम उससे बढ़ जाए तो इसका मतलब आपकी रिलेटिवली पोजीशन बेटर हुई है, आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी. लेकिन आपका पहले लिविंग स्टैंडर्ड अगर हायर था किसी वजह से आपकी इनकम कम हुई है तो अब कंजम्पशन उस लेवल की डिक्रीज नहीं होगी जितनी कि पहले आपकी कंजम्पशन कम थी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कंजम्पशन इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ करंट इनकम बाय सी करंट इनकम बट इट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ प्रीवियस पीक इनकम, कि अगर पहले आपका हायर लिविंग स्टैंडर्ड था तो ये भी आपकी करंट कंजम्पशन जो है उसको इफेक्ट करता है. जब लोगों की इनकम, ये आप इसको ऑब्जेक्टिव के लिए बेशक माइंड में रखते हैं, as income falls from the previous level, expenditures on the consumption do not fall to the full decrement in the income because people do not adjust their expenditure to new circumstances, and this is called ratchet effect. ये ratchet effect है क्या कि आपकी इनकम अगर डिक्रीज हुई है तो आप एग्जैक्ट उतनी ही अपनी कंजम्पशन डिक्रीज नहीं करते, बल्कि क्योंकि आप प्रीवियस हायर लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय कर चुके हैं इन द शॉर्ट रन ड्यूरिंग अ बिजनेस साइकिल, तो आपकी इनकम जब डिक्रीज होने से कंजम्पशन उस लेवल की डिक्रीज ना हो तो इट इज कॉल्ड द रेचेट इफेक्ट. इसको आप इस डायग्राम से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर एक शख्स की इनकम जो उनकी है YD1 है, पहले उसकी इनकम YD0 थी, when his income was YD0 in the short run his consumption was C0 and he was at this point, his income increases to YD1 and he reached to this point. ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पे आपस में
इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इज इनकम इंक्रीजेस टू C1। अब किसी वजह से अगर इस शख्स की इनकम कम होती है और दोबारा प्रीवियस लेवल Y D0 पे आ जाए तो उसकी कंजम्पशन दोबारा C0 पे नहीं आएगी, क्योंकि वो पहले ये हायर लिविंग स्टैंडर्ड C1 वाला इंजॉय कर चुका है। सो हिज कंजम्पशन विल डिक्रीज ओनली टू C0 डैश। ये गैप जो है कि कंजम्पशन दोबारा C0 पे आने की वजह सिर्फ C0 डैश तक कम हुई है। लेकिन अगर उसकी इनकम दोबारा इंक्रीज हो जाए तो अगेन ही विल मूव टू द लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, और YD1 से YD पे मजीद इंक्रीज हो ही विल मूव along the long run consumption function. But in the short run, in recession, when income decreases, consumption does not decreases that much. It is a long run analysis of relative income hypothesis. But there are some shortcomings of relative income hypothesis. For example, this theory is of the view that an increase in aggregate level of income is a long run phenomena, always produce a proportional increase in consumption, as well as we discussed in the above diagram. In the long run, C is equal to CY, मतलब जब भी 45 डिग्री लाइन पे जितनी भी इनकम इंक्रीज होगी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, लेकिन मतलब हमेशा उसकी एबीसी वही रहेगी, एवरेज उसको कम या ज्यादा नहीं होगा। लेकिन डाटा ये शो करता है, मतलब लिखा है ऑन एम्पिरिकल ग्राउंड, it is found that when exceptionally large and unexpected increase in national income initially produce less than proportional increase in consumption, कि लॉन्ग रन में इनकम इंक्रीज होने से ज़रूरी नहीं कि कंजम्पशन उतनी इंक्रीज हो, यूजुअली कंजम्पशन कम इंक्रीज होती है, जैसा कि केन्जियन कंजम्पशन फंक्शन में था। इसके अलावा इस थ्योरी में ये है कि कंजम्पशन बिहेवियर इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन कि वैन इनकम आपने देखा है कि डिक्रीज हुई है तो कंजम्पशन उतनी डिक्रीज नहीं हुई। बट इन द लॉन्ग रन, मतलब ये इसको फिनोमेना को क्या कहेंगे, डिस सेविंग, क्या आप अपनी सेविंग में से यूज कर रहे हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। So this phenomena of this saving is beyond logic. And third is like absolute income theory, the relative income theory states that recession is accompanied by a fall in consumption. However, data of 1948 to 49 recession in USA suggested that disposable income fell while consumption rose. कि जब आपकी इनकम डिक्रीज भी हो रही थी तो आपकी कंजम्पशन डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो रही थी। नेक्स्ट आपका परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है, जो कि हम बाद में करेंगे। असफन न्याजी, आपने हाथ खड़ा किया, क्या कहना चाहते हैं आप? अब हमने पढ़ा कंजम्पशन थ्योरी हमने पढ़ी है, उसमें एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस हमने कर ली है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस हम बाद में करेंगे। और आप ज़ाहिर है कि इस टाइम पीरियड में एक दफ़ा देख लीजिएगा, आप अपनी वो असाइनमेंट्स डाउनलोड करके देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो बच्चों को पूछ लें। जी बच्चे, फिजान आप कुछ कहना चाहते हैं? यस मैम। वो असाइनमेंट 1 जो थी वो मेरे पे टैग लगा था कि नोट डाउनलोडिंग, तो वो मैंने आपसे पूछना था कि मैंने वो असाइनमेंट नंबर 3 में मतलब सेंड की थी, तो आपसे प्राइवेटली मैसेज भी किया था, तो आपने कहा था कि दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है तो रहने देना।